चलिए देखिएगा, हम पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था में जो है हम एक्ट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अभी जो है हम पंचायती राज व्यवस्था का जो पूरा का पूरा संवैधानिक गतिविधि है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में जो है 16 अनुच्छेद हैं, ठीक है। इस 16 अनुच्छेद में हमने अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा हमने, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद याद रखिएगा, हमने देखा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1937 का प्रांतीय चुनाव में पंचायती व्यवस्था की मांग करना, ठीक है। उसके बाद जो है हमने देखा कि किस तरीके से संविधान में भाग 4 में जो है लागू किया गया, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत लाया गया इसे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले जो है स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखा जाए तो कहाँ पर इस पर प्रयास किया गया और कहाँ पर प्रयास नहीं किया गया, वो दोनों बिंदु हमने देखा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, महत्वपूर्ण समितियों का नाम आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि पहली बार पंचायती व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया था, तो राजस्थान नागौर के बगदरी गांव में, ठीक है। इसके साथ ही याद रखिएगा, दूसरी बार जो है हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, पंचायती राज के पतन का दौर देखा हमने, 1965 से लेकर 77 के बीच जो है पंचायती व्यवस्था का पतन हुआ, ठीक है, किस तरीके से पतन हुआ। इसके बाद देखिएगा, अशोक मेहता समिति देखा हमने, ठीक है। अशोक मेहता समिति के बाद याद रखिएगा, जीवी के राव समिति, और जीवी के राव समिति के बाद जो है लक्ष्मीमल समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, उत्कर्ष काल कहने का मतलब होता है कि किस तरीके से जो है पंचायती व्यवस्था जो है फिर से परवान चढ़ने लगा, यानी कि किस तरीके से इसके महत्व बढ़ने लगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव के समय जो है अब वापस पुनः जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया, संवैधानिक करार दिया गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कौन कौन सी समितियां हैं जो कि पंचायती व्यवस्था के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है। और हमने देखा, याद रखिएगा, कि इसके अंतर्गत जो है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा इसका प्रावधान जो है 243 से लेकर 243 तक अनुच्छेद में रखा गया, जिसकी संख्या कितनी है, 16 के अंतर्गत याद रखिएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अनुसूची 11 है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं अभी जिनको आप थोड़ा सा रिवाइज करके फिर से याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, मैंने बताया था कुल 29 विषय जो पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत लिखे गए हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है विषय आ गए और हमारे पास क्या आ गया, उनके अनुच्छेद आ गए। आज जो है हम लोग अनुच्छेद को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इसके आगे की धाराएं, ठीक है। तो देखिएगा, आज अनुच्छेद को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा ग्राम सभा, पंचायत का गठन, ठीक है, पंचायत की संरचना, और पंचायत की संरचना के बाद जो है ठीक है, ये सारी सदस्यता है संरचना के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। और उसके बाद है आपका आरक्षण, पंचायत के अंतर्गत स्थानों का आरक्षण, ठीक है। और उसके बाद है आपका पंचायतों की अवधि, कार्यकाल 5 वर्षों का, ठीक है, कार्यकाल के बारे में। और इसके बाद देखिएगा अयोग्यताएं, पंचायत की अयोग्यताएं, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत याद रखिएगा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेदों के बारे में। 243 और हम पूछ चुके हैं, ठीक है। अजय अजय जल्दी अजय। तो देखिएगा, अनुच्छेद 243 जी क्या बोलता है, पंचायतों की शक्ति, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, पंचायत की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, ठीक है, ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं, याद रखिएगा अनुच्छेद जी में, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था याद रखिएगा एक ऐसा स्वशासन विधि है या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में हम 3 स्तरीय, 2 स्तरीय या फिर 4 स्तरीय संरचना को देखते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं, देखिएगा थोड़ा सा कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या चीज, किसे बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। देखिएगा, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण करती है और राज्य सरकारों को अपनी शक्ति बांटती है। राज्य सरकार जब अपने निचले इकाइयों को यह शक्ति बांटती है तो इसी को कहते हैं हम लोग शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। केंद्र सरकार मतलब मान लेते हैं अभी मोदी सरकार, ठीक है,
राज्य सरकार मतलब मान लेते हैं साय सरकार, विष्णुदेव साय, ठीक है। और यही अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां के अंतर्गत क्या आएगा, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तरों पर याद रखिएगा हमारे राज्यों में, ठीक है, इस प्रकार से संरचनाएं बनाई गई हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा ग्राम पंचायत में सरपंच के पास कुछ शक्तियां होती हैं, जनपद अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां होती हैं और जिला अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां होती हैं। फिर वो अपनी शक्ति को बंटवारा करते हैं पंचों वार्ड के पार्षदों के रूप में, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा जब ये भी अपनी शक्ति का बंटवारा आगे की तरफ करने लगते हैं तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम सेट होता है और इसी को कहते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था। याद रखिएगा प्रत्येक राज्य में जब आप एक जिले का निर्माण पढ़ते हैं कि आज हमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं, ठीक है। इन 33 जिलों में याद रखिएगा आप अलग अलग संरचनाएं देखते हैं, ठीक है। जब आप बोल पाते हैं कि बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, तो इनके अंतर्गत जो है जिला पंचायत के अंतर्गत याद रखिएगा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर करता हो, कृषि एवं कृषि कार्यों पर निर्भर करता हो, तो वहां जिला पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर से याद रखिएगा किसी भी क्षेत्र का अधिकांश जनसंख्या वहां के कृषि और कृषि कार्यों से संबंधित होगा तो क्या करेगा, जिला पंचायत निर्माण होगा। और अगर वो उसका कार्य, अगर वहां की जनसंख्या कृषि को छोड़कर, ठीक है, गैर कृषि कार्यों में संलिप्त हो या निर्भर हो तो वहां पर क्या हो जाता है, नगरीय पंचायत। जैसे आपका बिलासपुर क्या है, नगरीय पंचायत भी है और जिला पंचायत भी है, ठीक है। मतलब आप जाएंगे नेहरू चौक के पास तो आपको जिला पंचायत मिलेगा और इधर जाएंगे तो आपको नगर पंचायत मिलेगा, ठीक है। नगर पंचायत का मतलब है यहाँ पर नगरीय निकाय, ठीक है। तो हमारी जनसंख्या अगर दोनों पर निर्भर करती है तो आपको दोनों की चीजें मिलेंगी इस पर, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था वह स्वशासन इकाई है जो अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए इस क्षेत्र को क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, यानी कि यहाँ पर प्रशासित करता है, प्रशासन करता है, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल मैंने और भी बताया था कि घर पर परिवार है और परिवार में जब माता पिता अपनी शक्ति छोटे बच्चों को देते हैं, ठीक है। अपनी शक्ति का मतलब ऐसा है, कुछ समझिए कि अगर वो घर से बाहर जा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि घर को संभालना तुम देखना थोड़ा सा, ठीक है। तो घर को संभालने का मतलब वो जो छोटे बच्चे ने घर संभाला या फिर छोटे बच्चे को संभालने के लिए जो बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने संभाला, वही है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि जब इकाइयों या शक्तियों को वहां के स्वशासन इकाइयों के रहने वाले जो निवासी हैं उनको दे दिया जाए तो उसे कहा जाता है स्वशासन इकाई या फिर पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो देखिएगा पंचायतों को शक्ति, ठीक है, तो पंचायतों को शक्ति के बारे में देखिए तो यहां पर शक्ति किस प्रकार से दी जाती है, ठीक है। तो जब पंचायतों की शक्ति की बात करें तो याद रखिएगा पंचायतों को किस किस प्रकार की शक्ति है। पहले तो एक बात याद रखिएगा कि इसे शक्ति कौन प्रदान करता है पंचायतों को, तो राज्य का विधानमंडल, याद रखिएगा राज्य का विधानमंडल, ठीक है, कानून बनाकर पंचायत की शक्ति का निर्धारण करती है, ठीक है। तो राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर क्या करती है, पंचायतों को शक्ति का, ठीक है, कि किस प्रकार की शक्ति होगी उसके पास, ठीक है। तो याद रखिएगा उसकी शक्ति का निर्धारण करती है या फिर पंचायत जिस प्रकार का शक्ति अनुरूप करता है या फिर उसके लिए कार्य करता है, याद रखिएगा वो सभी के सभी कौन निर्धारित करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य का विधानमंडल जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना थोड़ा सा। अब देखिए इसके संबंध में ना जो शक्तियां सौंपी जा सकती हैं या क्या क्या कर सकता है ये थोड़ा सा मैं बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो पहले एक बात याद रखिएगा, विधानमंडल क्या है, विधानमंडल किसे कहेंगे हम लोग, तो राज्य के अंतर्गत याद रखिएगा जो भी विधानसभा होता है और दूसरा क्या होता है, विधान परिषद, और कौन होता है, राज्यपाल। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, राज्य का विधानमंडल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी मुख्यमंत्री कहां बैठेंगे, यहां बैठते हैं विधानसभा में, ठीक है, रायपुर विधानसभा, याद रखिएगा महानदी भवन, ठीक है। ऐसे में याद रखिएगा जो विधानसभा होता है, ठीक है, मंत्रालय जो होता है, इस तरीके से जो सारे संस्थाएं हैं, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं ये सभी हमारे यहाँ कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, ठीक है। विधानसभा में हमारे यहाँ जितनी सीटों की संख्या है वो है 90, ठीक है। अब इन सभी को शामिल करके हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात है हमारे यहाँ कि विधान परिषद वाली जैसी संस्था हमारे यहाँ नहीं है,
ठीक है। हमारे यहाँ केवल दो चीजें हैं, विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ जो भी कानून बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा मिलकर बनेगा। हमारे यहाँ नहीं है, केवल याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के यहाँ नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाकी स्टेट में है। बाकी स्टेट में कहां पर, तो 6 स्टेट में, याद रखिएगा 6 स्टेट में केवल ये विधान परिषद है, बाकी जगह पर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसमें, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट हैं, सारी चीजें क्या क्या है, ठीक है। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसको शक्ति क्या प्रदान की जाती है, ये याद रखिएगा। मतलब 3 मुख्य शक्तियों को याद रखिएगा। सबसे पहला 3 मुख्य शक्ति है, उसमें पहले शक्ति है स्वशासन स्तर पर, ठीक है, स्वशासन स्तर पर योजना तैयार करना, स्वशासन स्तर पर योजनाएं तैयार करना, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जनपद के स्तर पर जनपद के क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि योजना तैयार करने के लिए जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो ये योजना किससे संबंधित होगा, योजना 2 चीज संबंधित होता है, याद रखिएगा, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक कैसे, तो याद रखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि अभी आप लोगों ने देखा है मुंगेली में एक तालाब के बारे में बहुत ज़्यादा चलता सुनते हैं आप लोग, ठीक है, हाँ सुन रहे। तो उसमें देखिएगा एक टाइम ऐसा हो रहा है कि नारियल ही नारियल तैर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहानी है, तो आपने सुना होगा कि इस पे जो है नहा लेने से क्या हो जा रहा है, हाँ सारी बीमारियां दूर हो जा रही है, ठीक है। इसकी यथार्थता पर तो मैं बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा, कैसे भी स्थिति हो, जो भी है सही बात है या नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन समझिए कि इससे क्या हुआ, एक चीज जो है वहां पर डेवलप हुई, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। कैसे, अब वहां पर जो दुकान होगा, जो नारियल की दुकानें होंगी या फिर सारे जो चीजें होंगी, उसके लिए क्या किया जाएगा, एक बड़ा स्तर तैयार किया जाएगा, ठीक है। ऐसे में समझिए कि वो जो क्षेत्र है वहां पर एक प्रशासन चालू कर देगा कि गाड़ी की एंट्री पर आपको 5 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गया 5 रुपए सिस्टम चालू हो गया। अब इसको योजना के तहत क्रियान्वित कर दिया जाएगा। दूसरा, वहां गाड़ी पार्किंग के लिए व्यवस्था चालू कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वहां पर लोग आते हैं, खाने पीने की चीजें चाहिए, वहां पर सब सिस्टम तय हो रहा है पूरी तरीके से। तो वहां के ग्रामीण वासी या जो समाज है, वहां का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसको आगे बढ़ाने में लग जाएगा अब, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाएगा, धीरे धीरे जो वहां मेला लगने लगेगा, एक समय आएगा जब वो पूरा का पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा योजना तैयार करके, अच्छा इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये ग्रामीण स्तर पर यहाँ पर लोग जो है अपने सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को विकास देने के लिए ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वहां पर उस क्षेत्र के लिए, उस तालाब के नियम कानून बना सकते हैं कि 6 बजे के बाद कोई नहीं नहाएगा, या 6 बजे से पहले नहा लेना है, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर ये गंदा नहीं करना। मतलब वो जो नियम कानून बनाया गया तो वो योजना के संबंध में होगा, और इस तरीके से जो है स्वशासन स्तर पर वो योजना तैयार कर सकता है, ठीक है। तो पहला काम याद रखिएगा, किसी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार अपना योजना तैयार करना, स्वशासन इकाई को शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। याद रखिएगा ये पहला कार्य हो गया। इसके बाद दूसरा कार्य देखिएगा, इसका दूसरा कार्य है सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना। सामाजिक न्याय, ठीक है। तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जो भी कार्यक्रम जिसमें सामाजिक न्याय संबंध है, ठीक है, उसके लिए भी क्या है, योजना बना सकती है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज से जुड़े हुए गतिविधियों में, ठीक है, यह तय करना कि क्या गलत है और क्या सही है, ये समाज यानी कि ये पंचायत स्तर पर जो है चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का, ठीक है, समाज से बाहर निकाल देना, हुक्का पानी बंद करा देना, ठीक है, ऐसी गतिविधियां भी चलाई जाती है। अगर कोई कृत्य ऐसे किए जाते हैं, ठीक है, जो कि समाज के लिए दुष्कारी हों, तो ऐसे जगह पर याद रखिएगा कि पंचायत के द्वारा जो है ये फैसला देकर या फिर उस स्तर पर तैयारी कर कर इस सारे मामले को सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय के लिए भी क्या कर सकते हैं, योजना तैयार करना। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पर जो है ना डर पैदा किया जाता है, इस बात का डर पैदा किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो उसका फल जो है आपके परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है ना एक न्यायिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, अगर मान लीजिए किसी गांव में नहर गया हुआ है, सरकार अपनी नहर जो है, नहर का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में देता है, लेकिन यह बात भी लिख दिया गया है कि यदि कोई परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है
जो कि समाज के लिए दुष्कारी है या फिर समाज का नाम खराब होता है, तो नहर का पानी बंद कर दिया जाएगा, उसके घर पे नहीं आएगा या खेत पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक डर पैदा हो गया और उसके कारण जो है वहां परिवार जो है या कोई भी व्यक्ति जो है गलत काम करने से पहले सोचेगा। ठीक है, तो इस तरीके की योजना बनाकर या नियम बनाकर भी क्या कर सकता है पंचायत जो है। देखिए, मैं एक छोटे स्तर पर चीजों को समझा रहा हूं, ये कहीं पर भी बड़े स्तर का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है जिला पंचायत, जनरल पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ऐसे स्तर पर याद रखिएगा सभी चीजें बदल सकती हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक न्याय के लिए जो है योजना का क्रियान्वयन करना याद रखिएगा। पहले तो योजना तैयार करना आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए और सामाजिक विकास के लिए, दूसरा सामाजिक न्याय के लिए जो है योजना तैयार करना विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, कि वहां पर जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में जो है जो रहवासी हैं वो प्रॉपर तरीके से जीवन को जी सके। ठीक है, तो दूसरा याद रखिएगा। और अंतिम याद रखिएगा, शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, कि जो 11 अनुसूची दिया गया है, ठीक है, अनुसूची 11 दिया गया है, कितने विषय दिए गए हैं इसको जल्दी बताइए। अनुसूची 11 में 29 विषय। ठीक है, इसके संबंध में शक्तियां प्राप्त। ठीक है, तो जो 11 अनुसूची है याद रखिएगा, इस अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय दिया गया है। ठीक है, 29 याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अगर हम लोग मूलभूत आवश्यकताओं की बात करते हैं, एक स्थान पर मूलभूत आवश्यकता क्या होता है, तो जैसे सड़क का निर्माण, बिजली पानी की व्यवस्था, ठीक है, पुलिया, ठीक है, ये सभी चीजों का निर्माण करना, बाग बगीचे का निर्माण करना। ठीक है, तो वो सभी मूलभूत अवस्था में आ गई। तो इन सभी के लिए नियम कानून बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? स्वशासन स्तर पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी शक्तियां जो है 29 विषय में। देखिए, जब भी आपसे कोई बोले कि अनुच्छेद 243 जी, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा या शक्ति जो दिया गया है, तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, यही 29 शक्ति हैं जिसके विषय में जो है पंचायतों को अधिकार है कि वो सारे विषयों पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है या नियम बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, याद रखिएगा। बाकी तो सारी चीजें जो है एक नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपको ये याद रख लेना है कि अनुसूची 11 के अंतर्गत 29 विषय दिए गए हैं जहां पर जो पंचायती राज व्यवस्था है यहां पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो 3 मुख्य कानून याद रखिएगा, 3 मुख्य योजनाएं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि कानून को बनाकर इनको शक्ति कौन देगा? विधानमंडल देगा। विधानमंडल देगा जब, तो याद रखिएगा ये शक्ति बना सकते हैं उसके बाद कितने विषय पर? 29 विषय पर। याद रखिएगा 29 से एक विषय ज्यादा नहीं होगा, 30 नहीं हो सकता ये। ठीक है, केवल 29, तो मतलब 29 है, याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा इनके प्राधिकार। ठीक है, प्राधिकरण का मतलब होता है कानून को बनाकर स्थापित करना, प्राधिकरण कहलाता है। ठीक है, उत्तरदायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे किसी क्षेत्र में गाय मर गया, ठीक है, तो आप जो है उसको 70 रुपए देंगे, पंचायत को उसका कर देंगे, टैक्स देंगे थोड़ा सा 70 रुपए, ताकि वो उठाकर जो है बाहर ग्रामीण क्षेत्र या जंगल से बाहर जो है उसको पहुंचा दे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साफ सफाई का काम हो गया, तो ये सभी उत्तरदायित्व में आते हैं। ठीक है, तो जल पहुंचाना या जल का पूरा, जैसे क्या होता है, हैंडपंप खराब हो गया, हैंडपंप का देखरेख कौन करेगा? अब परिवार तो नहीं कर सकता इसके लिए, जो बाहर सभी के लिए सामुदायिक हैंडपंप लगे हुए हैं या पानी का जो लगा हुआ है, व्यवस्था लगा हुआ है, तो उसके लिए भी देखभाल कौन करेगा? तो ये उत्तरदायित्व में आता है, याद रखिएगा। तो यहीं पर है शक्तियां और प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद। अच्छा, कोई क्वेश्चन है इस पे? अभी आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे ना तो शक्तियों को बंटवारा करेंगे अभी आगे जाकर। ठीक है, चलिए यहां तक आगे देखिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 243। अच्छा, एच। ठीक है, एच देखिएगा। अब जब शक्ति प्राप्त हुआ है तो उसके बाद जो है अब आपको प्राप्त होगा कि कैसे आप टैक्स देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा इसे कहा जाता है शक्तियां, जिसमें हम कराधान की शक्ति की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा पंचायत क्षेत्रों में कर लगाने की शक्ति, यह भी उनकी शक्तियों में से एक है, याद रखिएगा, जिसे कराधान कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा पंचायतों द्वारा जो है कर अधिरोपित करने की जो शक्ति दी गई है तथा और उसकी निधियां, ठीक है, निधियां का मतलब होता है पैसा। ठीक है, याद रखिएगा, तो पंचायत क्षेत्रों में कर लगाने की शक्ति तथा
निधि, ठीक है। निधि का मतलब होता है फंड, याद रखिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, सरकार जो है, ठीक है, इनको 13वां वित्त आयोग, ठीक है, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, ऐसा आपने सुना होगा। तो वित्त आयोग जो होता है, याद रखिएगा, इनको फंड जनरेट करता है राज्य सरकार से, ठीक है। राज्य सरकार से निकाल कर किसको देता है, पंचायतों को देता है, ठीक है। तो वो भी अपनी निधियां बना सकती हैं, याद रखिएगा, इमरजेंसी के लिए ऐसा हो सकता है। तो देखिएगा, पंचायत क्षेत्रों में कर लगाने की शक्ति जो होती है वो दिया गया है अनुच्छेद 243H में, ठीक है। इसे कहा जाता है कराधान, ठीक है। देखिए, मैं मुख्य करों को बताऊंगा, लगभग 4 5 7 कर जो हैं उनको आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे कर होते हैं, छोटे मोटे कर जो होते हैं। तो पहली बात देखिएगा, इन्हें कर लगाने के लिए शक्ति कौन देता है? शक्ति प्रदान किया गया है, किसने दिया है? राज्य की विधानमंडल कानून बनाकर, राज्य की विधानमंडल कानून बनाकर शक्ति प्रदान करती है, याद रखिएगा। तो अधिकांश शब्दों में ना पहला लाइन यही होता है, याद रखिएगा, कि ये जब भी शक्ति किसी को देना है, मैंने हमेशा बताया आपको कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार फिर किसको देता है, पंचायतों को देता है, ठीक है, यानी स्वशासन इकाई को देता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पहला लाइन बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, राज्य के विधानमंडल जो है कानून बनाकर शक्तियों का बंटवारा करती है, शक्तियां देती है, कर लगाने की शक्ति देती है, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा कौन कौन से कर लगाने की शक्ति दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा, प्रमुख कर लगाने की शक्तियों में सबसे पहला है पंचायतों के अंतर्गत बाजार पर कर लगाना, ठीक है। तो बाजार पे आपने देखा होगा, जो बाजार लगाए जाते हैं उन पर कर लगाया जाता है, ठीक है, विशेष तौर पर याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा बाजार पर कर लगा दिया गया है, ये सभी को जानकारी है, बाजार पे कर लगाता है, देखा भी होगा आपने, वसूला जाता है, ठीक है, भैया इस बार का दे दो, ठीक है। वो जुगाड़ मतलब होता है, समझिए कि उनका चेहरा देख के तुरंत पैसा निकलना चालू हो जाता है कि हाँ टैक्स लेने आ गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कर अधिरोपित करने की जो शक्ति दी गई है ये विधानमंडल ने दी है। अगर जब ये विधानमंडल बोल देगा ना कि पंचायत को ये शक्ति नहीं दी गई है, तो ये वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, बाजार से कर नहीं लिया जा सकता, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा होता है भूमि व भवन पर कर, ठीक है, भूमि और भवन पर कर, याद रखिएगा। तो भूमि पर जो कर लगाया जाता है या भवन पर कर लगाया जाता है, ये स्वेच्छापूर्ण है, यानी वहां की जो पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गया, जनरल पंचायत हो गया, जब इनको ये शक्ति तो प्राप्त है, याद रखिएगा, ये शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन ऐसा उस क्षेत्र में लागू किया जाए ये इनके पास है, मतलब पंचायत या स्वशासन इकाइयों के पास है कि वो कर लगाना चाहते हैं या नहीं। कभी आपने देखा हो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर कर नहीं लिया जाता, या भवन आपका बना हुआ है, ठीक है, जनरली भवन कैसा होना चाहिए, तो अगर आपने देखा होगा कि गांव जो है बहुत दुर्बल स्थिति में है, आर्थिक रूप से कमजोर है, झुग्गा झोपड़ी जैसे जगह है, वहां पर क्या कर ले लेंगे आप घर का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, यह किसके पास पावर रहेगा, पंचायत के पास रहेगा कि वहां पर कर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जब भी वो अपनी निधि बनाना चालू करेगी, याद रखिएगा, फंड रेज करना चालू करेंगे तो लगाया जा सकता है, ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते तो नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका नगर निगम के अंतर्गत आ गया घर, तो ये बराबर लगाया जाएगा भूमि और भवन पर कर, ठीक है। जो सालाना अपने प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं ना, ये इसी क्षेत्र में भरते हैं, ठीक है। लेकिन कब, नगर के आधार पर। ग्रामीण क्षेत्र पर भी इनको पावर है, लेकिन वो जनरली नहीं लगाते हैं। हाँ, ग्राम पंचायत बहुत मजबूत है, समझिए, सबके घर जो है महिंद्रा का थार खड़ा रहता है, ठीक है, और ट्रैक्टर बगल में उसके, तो समझिए फिर टैक्स लगना कंफर्म है, ठीक है। तो ये टैक्स वसूला जाएगा, फिर उसके बाद भूमि और बाकी प्रॉपर्टी पर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद सामान्य रूप से जो है, अगर आप किसी गांव में पहुंचते हैं, ठीक है, दूसरे गांव में आ गए, और वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे राजस्थानी होते हैं जो दूसरे जगह पर जा जाकर स्टेबल्ड हो जाते हैं वहां पर, और वहीं पर व्यापार करना चालू कर देते हैं, और पूरा पोस्ट वहीं पर समाप्त होता है उनका, ठीक है। तो ऐसे जगह पर याद रखिएगा, जब, ठीक है, उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उस पंचायतों के अंतर्गत जो है कोई अपनी आजीविका, ठीक है, या व्यापार स्थापित करता है,
तो उस पे भी कर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आजीविका और व्यापार पर जो स्थापित हुआ व्यापार है उस पर भी कर लगाया जा सकेगा और पंचायत इस बात को, ठीक है, कानून के तहत कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, आप लोगों ने सुना होगा बलौदा बाजार, ठीक है, बैलों का बाजार। तो याद रखिएगा, यहाँ बैलों का जो बाजार होता है मुख्य तौर पर पशुधन कहा जाता है इसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पंचायत के अधीन पशुधन की बिक्री पर कर। ठीक है, पंचायतों के अधीन अगर आप लाकर जानवर बेचते हैं, अब मान लीजिए बैलों का बाजार है, बलौदा बाजार की बात कर रहा हूं बेसिक, तो ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ बलौदा बाजार के लोग ही वहां पर बेचेंगे। कुछ आसपास के लोग, गांव वाले लोग अपना बैल पकड़ के लेकर गए और वहां बेचना चालू किए, तो उनका जो बैल बिका वहां से, जो पशुधन बिका, उस पर भी कर लगाया जा सकेगा वहां के क्षेत्र में। तो विशेष तौर पर याद रखिएगा कि पशुधन की बिक्री पर, ठीक है, कर लगाया जाता है। ठीक है, पशुधन की बिक्री पर। इसके अलावा याद रखिएगा, ठीक है, तो इसके बाद देखिए बाकी छोटे छोटे कर हैं, जैसे कि आपके घर के बाहर जो खंभा होता है, प्रकाश कर। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई कर लगाया जा सकेगा। ठीक है, प्रकाश कर, सिंचाई कर, और उसके अलावा याद रखिएगा जल कर। हाँ, जलाने वाला जल कर नहीं है ये, ठीक है, जल कर है मतलब पानी पीने के लिए आपके उपयोगी पानी पहुंचाना, ठीक है, जल कर है। इसके अलावा जब आप जल निकासी का काम करवाते हैं, दूसरे के खेत में पानी डालेंगे, तो उसे कहा जाता है जल निकासी। अपने घर का गंदा पानी, आपके घर का गंदा पानी जो निकल कर बाहर जाता है, याद रखिएगा, उस पर भी कर लगाया जा सकता है। तो जल निकासी पर कर। ठीक है, तो जल निकासी पर कर, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कर लगाए जा सकते हैं और इसी से जो है पंचायतों का फंड रेज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा साफ सफाई पर कर, और घर मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण हुआ है तो वहाँ पर भी कर लिया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने देखा होगा शौचालय वाली जो व्यवस्था होती है, पूरे गांव में एक शौचालय जो है बाहर की तरफ बना दिया जाता है, ताकि जो है, और फिर वो व्यक्ति बैठा हुआ होता है बाहर जो 5 रुपये 10 रुपये वसूल रहा होता है। ठीक है, ये सभी टैक्स में जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, शक्ति देती है, कराधान की शक्ति, याद रखिएगा। मोटा मोटी आपको क्या याद रखना है इसमें, याद रखिएगा, तो 3 से 4 जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा, बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो आपके सामने है ही। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाकी सिंचाई पर कर, जल पे कर, जल निकासी पर कर, ठीक है, शौचालय पर कर, सिंचाई पर कर, प्रकाश कर, ये सारे कर स्थापित किए जाते हैं पंचायतों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारा तो इसके बाद देखिएगा, अब पंचायतों की निधि के बारे में बात कर लें तो देखिएगा इसी के अंतर्गत याद रखिएगा, अब निधि थोड़ा सा देखिएगा इसी में। ठीक है, पंचायतों द्वारा निधियां। ठीक है, अब निधि के बारे में देखिएगा होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पंचायत के जितने स्तर होंगे, ठीक है, पंचायत के 3 स्तर होते हैं, तो प्रत्येक स्तर पर निधि स्थापित करने की शक्ति होगी। ठीक है, पंचायत के प्रत्येक स्तर पर निधि स्थापित करने की शक्ति होगी किसके पास, पंचायत के पास, याद रखिएगा। अच्छा, जब भी मैं पंचायत बोलूं तो ग्राम पंचायत में समझ लीजिएगा, पंचायत का मतलब यहां पर क्या है, ग्राम, जनपद और जिला तीनों आते हैं। ठीक है, जब भी मैं पंचायत बोलूंगा तो आपके दिमाग में तीनों स्तर आना चाहिए। ठीक है, केवल ग्राम पंचायत नहीं, उसके भले ही आप जनपद पंचायत बोलते हैं तो हमेशा हमारा दिमाग पंचायत बोलने पर ग्राम पंचायत जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके लिए हमेशा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत एक साथ होना चाहिए जब भी मैं पंचायत बोलूंगा। और जब मैं पर्टिकुलर किसी स्तर की बात करूंगा तो मैं उसका नाम लूंगा जनपद पंचायत के स्तर पर, ऐसा होगा। ठीक है, तो पंचायत का मतलब हमारे लिए क्या है, तीनों स्तर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो पहला तो है कि कितने स्तर पर निधि स्थापित की जा सकती है, प्रत्येक स्तर पर, यानी ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा इसे पंचायत निधि कहते हैं। ठीक है, निधि का मतलब आपको समझ में आ रहा है, फंड। ठीक है, फंड, जैसे समझ लीजिए ये फंड क्या है, तो मान लीजिए पंचायत क्या करता है, अपने पास कुछ टैक्स लगाता है, जैसे अपने क्षेत्र में बाजार पर कर लगा रहा है, उस कर को क्या करेगा, स्टेबल कर लेगा, अपने पास रख लेगा और किसी बैंक अकाउंट में डाल देगा।
ठीक है, और उसका नाम रखा जाएगा पंचायत, ग्राम पंचायत निधि, ठीक है। और ग्रामीण बैंक में वो अकाउंट रहेगा, उस अकाउंट में जो है मान लीजिए 5 लाख रुपए हो गया है, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपए ना हमेशा सेविंग में रहेगा, मतलब उस जगह पर रहेगा जहां पर जब भी ग्राम पंचायत को किसी भी आपातकालीन स्थिति की जरूरत होगी तो उस पैसे को निकालकर वहां पर प्रयोग में लाया जा सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का मतलब होगा यहाँ पर ग्राम सभा ये तय कर सकेगा कि इस पंचायत निधि का उपयोग कहाँ करना है, ठीक है। केवल वो 2 व्यक्ति नहीं करेंगे कि सचिव और सरपंच बैठे और हिसाब बना के पैसा निकाल लिए, ठीक है। अब नहीं कर सकते, पहले हो सकता था ऐसा, लेकिन अब जो है सुरक्षा के लिए जो है ये तय किया जाता है कि ग्राम सभा में, ठीक है, और जितने भी जो पंच हैं उन सब की सहमति होगी, या फिर जो पूरे के पूरे 10 पंच होते हैं इसमें, ठीक है, 10 पंचों में याद रखिएगा कि जितने भी लोग होंगे उनका कम से कम आधा से अधिक लोग ये तय करें कि इसके फंड का उपयोग किया जा सके, तभी जाकर उसका उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है। कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति नहीं होगा। हाँ, महिला ज्यादा अगर होती है तो जल्दी इसको निकाला जा सकता है महिला के स्तर पर, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचायत निधि कौन तय करता है, तो ये निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। विधानमंडल ने ये निधि स्थापित, अच्छा मैं निधि बोल रहा हूँ ना, बार बार कंफ्यूज मत होइएगा, फंड है ये, ठीक है, टोटल फंड है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा पंचायत निधि स्थापित की जाती है 3 स्तरों पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस राशि को, ठीक है, ठीक है, देखिएगा समस्त जो हमने यहां से टैक्स लिया, ठीक है, जितना भी टैक्स लिया इसको, तो उस समस्त प्राप्तियों को इस निधि के तहत रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने कर वसूला और यहां लाके जमा कर दिया है, याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है पंचायत निधि, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि इस सभी निधियों को कहां रखा जा सकेगा बताइए, इस निधि को कहां रखेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि बैंकों में, ठीक है। तो आसपास के क्षेत्र में याद रखिए कहां कहां पर रखा जा सकता है निधियों को, या निधि बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा पहला, बैंक भी विशेष प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, अनुसूचित बैंक, डाकघर, ठीक है, डाकघर जमा, याद रखिएगा अनुसूचित बैंक, और आप कहां रख सकते हैं इसको, सरकारी बैंक और सहकारी बैंक में आप फंड बना सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे में देखिएगा जब भी इसको निकालना हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको निकालते समय याद रखिएगा, ठीक है। देखिए योजना बनाने के लिए आपको ग्राम पंचायत के पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए, ठीक है, लेकिन जब आपको ये आरहित करना हो, राशि आरहित करना हो, ठीक है, ये पैसा आपको निकालना हो, आरहित विड्रॉल करना, ठीक है। तो विड्रॉल करना याद रखिएगा कि पहले तो सरपंच और सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर लगेगा, ठीक है। देखिए इस बात समझाता हूं कि आप जब कभी भी योजना बनाएं तो योजना बनता है कहां पर, ग्राम सभा में, याद रखिएगा योजना कहां बनेगा, ग्राम सभा में, ठीक है। और जब पैसा निकालना हो तो सभी लोग मिलके जाएंगे नहीं, पैसा निकालने के लिए तो ऐसा नहीं बोलेंगे चलो पैसा निकालना है, निकल गए ग्रुप में, पूरे गांव वाले निकल गए पैसा निकालने के लिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उनके लिए 2 लोगों को रखा गया है, एक है आपके सचिव और दूसरा है सरपंच, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा तो यहां पर राशि आरहित करने के लिए भी सरपंच और सचिव का क्या लगेगा, संयुक्त हस्ताक्षर, ठीक है। सरपंच और सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। और सरपंच में से या सचिव में से कोई घर चला गया या कहीं चला गया है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, तो बताइए मुझे जल्दी से कि अगर ऐसा कुछ होता है कि सचिव अनुपस्थित है तो फिर क्या होगा, हाँ मान लीजिए हाँ है ही नहीं, अनुपस्थित है, सचिव की अनुपस्थिति में पैसा नहीं निकलेगा, नहीं ये भी नहीं कर सकते, इसमें सचिव बहुत बड़ा मैटर करता है ना, सरकारी कर्मचारी है वो, ठीक है। पंच जो होते हैं याद रखिएगा ये सरकारी नहीं होते हैं, राजनीतिक होते हैं, 5 साल के लिए चुन के आते हैं, तो सचिव का साइन तो होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे में नहीं है तो इससे ऊपर सरकारी कर्मचारी कौन हो सकता है, बताइए, सचिव के ऊपर सरकारी कर्मचारी कौन होता है,
अगर आपका दिमाग यहाँ तक जाता है तो यकीन मानिए आपने पंचायत में अच्छा काम करना चालू कर दिया, मतलब आपकी सोच समझ विकसित हो गई पूरी तरीके से। बताइए जल्दी से कि सचिव के ऊपर सरकारी कर्मचारी कौन होता है? पटवारी। ये सचिव इधर कहाँ आ गया पटवारी? नहीं नहीं, तो सचिव क्या जमीन का कोई काम करता है? उनका उनका साइड ही अलग है पूरा, ठीक है, और इसका साइड अलग है बिल्कुल। पटवारी का तो वैल्यू ही नहीं है ग्राम पंचायत और इस सब जगह पे, ठीक है। जमीन का हिसाब किताब रखने के लिए हमने उसको रखा है, पंचायत के कामों में नहीं रखा है ना। पटवारी कभी पंचायत के काम में शामिल होता है क्या? कभी नहीं होता है। पटवारी को अपना खसरा और बीमा ये सब संभालता है वो अपना, ठीक है। मतलब आपको जमीन का, किसका जमीन किसके नाम पर है, कौन कितने टुकड़े में बटा हुआ है, ये सब खोजबीन करना उसका काम है, ठीक है। बाकी कोई काम उसका इधर ग्राम पंचायत संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक सीरीज समझिएगा, ठीक है। ये है जिला, ये है जनपद और ये है ग्राम। तो ग्राम में होता है सचिव, जनपद में कौन होता है? बस यही करना था आपको, सचिव के ऊपर सीईओ होगा, ठीक है। तो सीईओ का साइन भी करा सकते हैं और उसके बाद पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चले तो देखिएगा, सचिव की अनुपस्थिति में जनपद का सीईओ सीईओ के हस्ताक्षर कराकर, ठीक है, से हस्ताक्षर कराकर ठीक है। तो याद रखिएगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है इनको, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद रखिएगा सीईओ, ठीक है। तो याद चाहिए, मान लीजिए आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नहीं है तो याद रखिएगा ये अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्राधिकार कर सकता है, ठीक है, कि जो है यहाँ पर ये व्यक्ति फलाना है, और ये मतलब ये नहीं कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं होगा, वो भी सरकारी होगा जिसको प्राधिकृत किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा यहाँ से फंड निकाला जा सकेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, तो ये था ग्राम पंचायत संबंध में। याद रखिएगा ये वाली जो निधि थी वो ग्राम पंचायत की थी। अब थोड़ा जनपद और जिला के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? डाउट क्लियर हो रहा है ना? मतलब प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं कि पैसा कैसे निकलेगा या फिर पैसा कैसे बनता है, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ परमानेंट रहता है वो, ठीक है। हाँ जब जरूरत पड़ा तब निकालिए, लेकिन सचिव सरपंच थोड़ा होशियार होते हैं, ठीक है। वो अगले के लिए छोड़ेंगे क्या? हाँ वो कोई ना कोई काम निकाल लेंगे, ठीक है। उनका काम ही है काम निकालना। सड़क का कहीं पर गड्ढा हो गया तो बोलेंगे सड़क खराब है, ठीक है। पानी की व्यवस्था थोड़ी भी कम आई तो या फिर बोलेंगे पानी वाले जो पाइप है उसमें जंग लग गया है, दूसरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब काम निकालना है, पैसा निकालना है, उस पर काम कराना है, ठीक है। काम कितना होगा वो नहीं पता, फंड निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मतलब मैं निगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा कुछ क्षेत्रों पर ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा ये चीज़ें होती हैं और ये देखा गया है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ समाज में या ग्राम पंचायत में पॉजिटिव चीज़ें हैं तो निगेटिव चीज़ें भी हैं। पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं है। बहुत सारे ग्राम पंचायत जो है अब अच्छे खासे खिल फूल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि वहाँ के जो सचिव हैं, सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर यहीं पर कुछ गांव देखेंगे आप, कुछ सचिव का नाम बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने इनके पीछे पहले कुछ काम भी किया हुआ है, तो मुझे जानकारी है कि कितना ज़्यादा पैसे गबन हो जाता था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखिएगा तो देखिएगा जनपद और जिला पंचायत के अंतर्गत जो है निधि का कैसे निर्माण किया जाता है, ठीक है। और तो जनपद और जिले के अंतर्गत याद रखिएगा निधि का निर्माण तो कुछ इसी तरीके से होगा, निर्माण तो इसी तरीके से होगा, जो कर वसूला जाएगा वो निधि में डाल दिया जाएगा, फंड में डाल दिया जाएगा। निकाला कैसे जाता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा निधि का आहरण, ठीक है। तो जिला और जनपद में निधि का आहरण कैसा होता है वो ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए बस एक बात आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और याद रखिएगा जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है। जनपद और जिला का सीईओ, याद रखिएगा। यहां पर एक बात याद रखना है, जनपद का जो सीईओ होता है वो वर्ग 2 का अधिकारी होता है, यानी पीएससी के थ्रू बनकर जाता है, याद रखिएगा।
सीईओ बनता है। और जो जिला का सीईओ होता है ये हमेशा याद रखिएगा कौन होगा, किस लेवल का होगा, हाँ कलेक्टर के लेवल का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वर्ग 1 का अधिकारी होता है, यानी कि फर्स्ट गजेटेड ऑफिसर होता है सीईओ यहाँ का। ठीक है, हाँ किसी की कृपा हुई, याद रखिएगा किसी नेता की कृपा होती है तो वर्ग 2 के अधिकारी को भी डाल दिया जाता है वहां पर ऊपर में, लेकिन जो निधि का आरोहण, हाँ आरोहण विड्रॉल करना। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा जनपद और जिला जो है इसका सीईओ जो होगा ये अपने दिमाग में बना के रखिएगा कि किस प्रकार के किस लेवल का अधिकारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका हस्ताक्षर होगा। ठीक है, तो इनके साइन के द्वारा जो है पहला काम कर दिया जाएगा, आरोहित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ठीक है, तो अब देखिए इनके साइन के द्वारा तो पैसा निकल गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पैसा और साइन कराने से पहले, ठीक है, किसका, तो याद रखिएगा एक समिति बनाई जाती है जिसे कहा जाता है, ठीक है, यानी एक आरोहित समिति कहा जाता है जिसे प्रशासन समिति, प्रशासन समिति। तो याद रखिएगा कि जब भी पैसा निकालना हो, ठीक है, जब भी पैसा निकालना हो तो समिति का क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार समझाता हूं, देखिएगा कि पंचायत में 3 स्तर होते हैं और सभी में प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, फंडिंग की जाती है, निधियां बनाई जाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत में जब भी पैसा निकालना हो फंड के लिए तो कैसे निकालेंगे आप, तो याद रखिएगा सचिव और सरपंच का संयुक्त हस्ताक्षर होकर पैसा निकाला जा सकेगा। दूसरा, सचिव के ना होने पर जनपद पंचायत का सीईओ को हस्ताक्षर कराकर या प्राधिकारी व्यक्ति को चुनकर जो है यहाँ पर पैसा निकाला जा सकेगा। तो पंचायत के स्तर में हो गया ग्राम पंचायत के लिए। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए क्या किया जाएगा, तो याद रखिएगा वहां के सीईओ का हस्ताक्षर कराकर पैसा निकाला जा सकेगा, परंतु इससे पहले प्रशासन समिति के द्वारा अनुमोदन होना अनिवार्य है। ठीक है, प्रशासन समिति जो अनुमोदन करेगा कि पैसा इतना निकलना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, तब जाकर इनका साइन होगा और साइन होने के बाद अनुमोदन से पैसा निकल चुका रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा आरोहित किया जाता है, याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन इसमें? ये तो थोड़ा अभी बड़ा टॉपिक है, अभी आगे जाकर हम भी समिति जब पढ़ेंगे ना तो पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अभी इसी में जो है आपका 1 घंटा लग जाएगा पूरी समितियों पे, क्योंकि अभी इसमें 6 समितियां होती हैं। ठीक है, तो प्रशासन समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण समिति होता है, याद रखिएगा। आगे मैं बताऊंगा, पूरी समितियां पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे। ठीक है, तो वहां पर टेंशन मत लीजिए, समितियों के बारे में आगे बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा, पूरा का पूरा समिति है, इसके हम कहते हैं कार्यपालन समिति। ठीक है, मतलब पूरे कार्य को देखिए हमारे यहाँ क्या सिस्टम है ना, इसको समझिएगा थोड़ा सा। मैं फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, ठीक है, और दूल्हे को बोल दिया गया है कि तुम्ही को कैटरिंग का चीज़ देखना है। ठीक है, और उसके बाद पूरे के पूरे जो डेकोरेशन है वो भी तुम्ही को देखना है। ठीक है, आगंतुक आएंगे तो उनका भी तुमको ध्यान देना, कार्ड बांटने भी तुम्ही को जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है जितने भी काम है, भोजन का टेस्ट भी तुम्ही को करना है। ठीक है, और ओवरऑल जितने काम होते हैं लगभग 20-25 काम तो होते ही एक शादी में। ठीक है, अब एक व्यक्ति के द्वारा इतने काम कराने के बाद वो शादी अच्छी हो सकेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा कि जो हमारा कार्य सिस्टम है पंचायत के स्तर पर, जनपद के स्तर पर या फिर जिला पंचायत के स्तर पर, इसको समितियों के द्वारा बांट दिया जाता है। जैसे शिक्षा समिति, ठीक है, प्रशासन समिति, ठीक है, साफ सफाई समिति, तो ऐसे करके कुछ समितियां बना दी जाती ताकि अपना अपना काम देखकर वो क्या करें, सिस्टमेटिक चीज़ों को चला सके। उसी प्रकार याद रखिएगा प्रशासन समिति जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण समिति होता है, जनपद और जिला में सबसे महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल और दे सकता हूँ कि अगर हमारा जो राज्य है, राज्य में याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण एक विभाग कहा जाता है प्रशासन विभाग। यह अधिकांशतः मुख्यमंत्री के पास होता है, मुख्यमंत्री रखते हैं। ठीक है, अधिकांश आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि वित्त विभाग जो है सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ लोग मानते हैं कि अन्य विभाग जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है प्रशासन विभाग, याद रखिएगा। और ये हमेशा मुख्यमंत्री के पास होता है, जनरली ऐसा होता है। क्यों? मुख्यमंत्री ही प्रशासन के पूरे सिस्टम को संभालते हैं। ठीक है, तो ऐसे में समझिएगा प्रशासन समिति और प्रशासन विभाग जो है कहीं ना कहीं अपने स्तर पर एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण समिति होता है, याद रखिएगा प्रशासन, क्योंकि इसी से फंड रेज करना, योजनाओं को क्रियान्वयन करना या योजनाएं बनाना, ये सब इनके अनुमोदन से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। और कोई डाउट है इसमें, इस टॉपिक पे? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब आते हैं हम लोग वित्त आयोग के पास। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास अनुच्छेद है, आर्टिकल है 243 आई। ठीक है, आई याद रखिएगा। आप चाहें तो हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क ख ग
तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई बोलना ज़्यादा सरल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप उसमें क ख ग में लेकर आएंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कौन सा अक्षर है, ठीक है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर है, दिक्कत आ सकती है। इससे अच्छा है कि आप इसके अल्फ़ाबेट को ही या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को ही कवर करें, ठीक है। तो आई से देखिएगा, ठीक है, आई का मतलब होता है आना, अब ऐसा मान लीजिए, और ऐसे आने का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को बुलाते हैं तो वित्त आयोग का गठन, ठीक है, फंड, देखिएगा, तो ये जो है वित्त आयोग से संबंधित है, याद रखिएगा। वित्त आयोग का गठन, ठीक है। देखिए वित्त आयोग क्या होता है, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि वित्त आयोग की जब बात की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा आयोग जो फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, याद रखिएगा। वित्त आयोग जो होता है यह वित्त यानी पैसे से जुड़ा हुआ सारी घटनाओं को अंजाम देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो याद रखिएगा राज्यपाल करता है, ठीक है। कभी भी मुख्यमंत्री या फिर प्रशासनिक जो व्यक्ति होते हैं या राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं उनमें वो शामिल नहीं होते, याद रखिएगा। राज्यपाल इसका गठन कर सकता है, और राज्यपाल जब गठन करेगा, याद रखिएगा, तो यह ध्यान दे के करेगा कि इसका संबंध जो है कभी भी मुख्यमंत्री या किसी अन्य क्षेत्र से, ठीक है, विधायक लोगों से ना हो, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि वित्त आयोग जो है ना सबसे मुख्य काम करता है बंटवारा करना, किसका, पैसे का, वित्त का बंटवारा करना, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, याद रखिएगा। पैसे का कैसे बंटवारा करेगा, तो याद रखिएगा जैसे जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है ये राज्य का वित्त आयोग होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हमारे यहाँ दो प्रकार के वित्त आयोग होते हैं, एक केंद्र के और एक राज्य के, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कहाँ होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य का वित्त आयोग का गठन कहाँ होगा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। ऐसे में राज्यपाल जो होता है, याद रखिएगा, ये वित्त आयोग का गठन करता है। तो जैसे केंद्रीय वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्य के अंदर, केंद्र और राज्य के अंदर वित्तियों का बंटवारा करते हैं, ठीक है, कि कौन सा फंड राज्य को मिलेगा और कौन सा फंड केंद्र को मिलेगा, ठीक है। जहां जहां से पैसे आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, प्राप्तियां होती हैं, जो भी कर लगाए जाते हैं या फिर जो भी चीजें होती हैं, उन सब के पैसे का बंटवारा जो है यह तय करना कि कितना पैसा राज्य को देना चाहिए और कितना पैसा राज्य को नहीं देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि कभी भी आप ये सोचें कि सबसे ज्यादा फायदा हमें किस स्टेट से होता है, एक कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो अगर आपको ध्यान होगा तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो फायदा होता है हमको वो महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। महाराष्ट्र की जीडीपी जो है हमारे 4-5 स्टेट को मिलाकर भी उतनी नहीं हो पाती है, वो अकेले उतना जीडीपी ग्रोथ करता है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, जिसमें उसका मुंबई सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे में देखिए महाराष्ट्र मान लीजिए 100 रुपये लिया गया, एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र से हमको कितना टैक्स मिला है केंद्र को, 100 रुपये में, तो याद रखिएगा वहां रिटर्न करेगा वो 6 रुपये, उसके विकास कार्य के लिए 6 रुपये देगा वहां से, ठीक है। और अगर मान लीजिए असम से 100 रुपया लिया, ठीक है, पहले तो 100 रुपये वहां लेता ही नहीं है, वहां से लेता है, याद रखिएगा, 20 रुपये, इसको 50 रुपये रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा बात कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर से पैसे हमें कम आते हैं उसके बावजूद हम उसे ज्यादा राज्य वित्तीय रूप से देते हैं, ठीक है, ताकि उनका डेवलप हो सके। और दूसरा वही कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से हम पैसे तो ज्यादा लेते हैं लेकिन उनका सहयोग तो ये भेदभाव नहीं है, ये वहां का सिस्टम है जो वित्त आयोग ने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये कि कुछ राज्य डेवलप्ड हैं या पहले से ही क्या है बहुत ज्यादा स्टेबल हैं अपने उद्योग के क्षेत्र में, पूरे के पूरे आर्थिक विकास के क्षेत्र में, तो ऐसे में वहां से पैसा ज्यादा आता है और हम उसके यहाँ कम खर्च करते हैं क्योंकि वो राज्य भी अपने आप को चलाने में सक्षम होता है, ठीक है। और यही अगर हम ध्यान दें कुछ ऐसे राज्यों की जहां से हमें पैसा कम आता है लेकिन उसको स्टेबल करने के लिए वित्तीय सरकार जो होती है या फिर वित्त आयोग जो होता है वो क्या करता है, अधिक पैसा डोनेट करने की बात कहेगा कि उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए क्योंकि वहां पर आधारिता ऐसी है, खासकर बिहार क्षेत्र में देखिएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कुछ राज्य जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये अच्छे पैसे देने वाले राज्य हैं, मतलब वहां से जीडीपी ग्रोथ अच्छी है और वहां से रिटर्न भी अच्छा आता है। तो वित्त आयोग जो है उनको क्या तय करेगा कि वहां कम पैसे जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो अस्थियां हैं, अस्थिया का मतलब हड्डी नहीं है, यहाँ पर उनके एसेट्स जो हैं, ठीक है, अस्थिया कहा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि कहीं पर आप पंचायत में जाएंगे ना तो पंचायत में बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग आपको याद होना चाहिए कि अस्थिया का मतलब होता है प्रॉपर्टी या एसेट्स, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में जो या जो भी राज्य की अस्थियां होती हैं या संपत्तियां होती हैं ये ज्यादा डेवलप कर रही होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे में वित्त आयोग का गठन किया जाता है इनको बंटवारा के लिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा वित्त आयोग के बारे में कुछ मुख्य बिंदु, ठीक है। तो देखिएगा पहले तो याद रखिएगा इसका गठन कौन करेगा,
राज्यपाल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एक साल में ना एक आध क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल जो है निम्न में से किन किन का गठन करता है। तो अगर एक बिंदु उससे याद है तो याद रखिएगा आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा जो है गठन किया जाता है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कितने वर्षों के लिए कार्यकाल, तो याद रखिएगा 5 वर्ष के अंतराल में हमेशा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो 5 वर्ष होगा इसका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसकी संरचना जो है ना, ये संरचना का मतलब होता है, अभी हमने संरचना पढ़ा था, ठीक है। तो संरचना का मतलब एक बार अपने दिमाग में रखिएगा कि इसके जो सदस्य होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, सदस्य की योग्यता कितनी होगी, इस प्रकार की संरचना होती है इसमें, ठीक है। तो सदस्य की संख्या और सदस्य की योग्यता, ठीक है। सदस्य की संख्या और सदस्य की योग्यता याद रखिएगा, ये उसकी संरचना है, ठीक है। और इस संरचना को कैसे तय किया जाता है, तो याद रखिएगा इसकी संरचना जो है, ठीक है। और हाँ, एक बिंदु और याद रख लीजिएगा, सदस्य को चुने जाने का तरीका, सदस्य का चुना जाना, ये तीनों जो है विधानमंडल के कानून द्वारा होता है, ठीक है। क्योंकि इसी विधानमंडल ने तय किया है ना कि वित्त आयोग को बनाएगा कौन, राज्यपाल, इसी ने तय किया है, राज्यपाल ने तय नहीं किया है। याद रखिएगा राज्यपाल कोई कानून नहीं बनाते हैं, ठीक है। किसने बनाया है कानून, विधानमंडल ने, कि वित्त आयोग के जो सदस्य होंगे उनको कौन चुनेगा, ठीक है, राज्यपाल चुनेगा, राज्यपाल इसका गठन करेगा, आयोग का गठन करेगा, ठीक है। तो ये कानून तैयार हुआ है यहां से, ठीक है। अब देखिएगा इनके सामान्य कार्यों की बात कर लें, ठीक है। तो देखिएगा इनका गठन राज्यपाल के द्वारा हो चुका है, ठीक है। और इनकी योग्यता, इनका चुना जाना और इनकी संख्या जो है कौन तय करेगा, विधानमंडल अपने कानून के द्वारा, और चुनेगा कौन, राज्यपाल, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए इनके कार्य, तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है इनका कार्य जिनके लिए इनको चुना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, ठीक है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। अब पंचायत की स्थिति मान लीजिए बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा फंड आता है, कर बहुत अच्छा लगता है और कर से पैसा जो है बहुत आ रहा है, तो ये समीक्षा करके बता देंगे कि इनको पैसे देने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से है जैसे कभी कभी आपको घर से पैसे मिलते हैं और उसके बाद आपके पास बच जाते हैं और फिर आप छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप छिपा नहीं पाते, तो बाद में पता चलता है कि अब तो पैसा नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि पता चल गया उनको कि मेरे पास भी पैसे बच गए हैं, ठीक है। यही तरीका है। उसी तरीके समझिएगा कि पंचायत में भी ऐसा होता है कि वित्तीय जो लेखा जोखा होता है उनका, या वित्तीय जो जानकारी होता है कि कहाँ से कितने पैसे आते हैं, सारे जो फंड होते हैं कितने फंड हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि वित्त विभाग जो है, वित्त आयोग जो है ये तय कर लेगा कि पंचायत को कितना पैसा दिया जाना चाहिए और कितना नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसका समीक्षा करेगा। इसके बाद देखिएगा दूसरा होता है अगर वित्तीय स्थिति के साथ ये देखने के बाद पंचायत जब समीक्षा कर लेता है और पता चलता है कि पंचायत का वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, तो क्या करेगा, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय, याद रखिएगा आवश्यक उपाय तय किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है आवश्यक उपाय बताए जाएंगे कि किस तरीके से जो है उपाय किया जा सकेगा वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा राज्य की संचित निधि से अनुदान की सिफारिश करना, ठीक है। संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड याद रखिएगा। और ऐसे में याद रखिएगा जो संचित निधि होता है, ठीक है, हर राज्य जो है अपने पास भी संचित निधि रखता है, याद रखिएगा। सभी लोग पैसा सेव रखते हैं, याद रखिएगा। कारण क्या है, जैसे आप लोग रखते हैं उसी प्रकार हर कोई सोच के चलता है कि इस पैसे का उपयोग जो है कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में राज्य भी क्या करेगा, अपने पास संचित निधि रखता है, ठीक है। अब जब राज्य संचित निधि रखता है तो ऐसे में याद रखिएगा कि उससे अनुदान निकालना या अनुदान मांगे करना किसके लिए,
पंचायतों के लिए इसकी सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा, ठीक है, कि वहाँ से पैसा निकाल कर कुछ दे दीजिए इनको भी, ठीक है। तो जैसे मम्मी करती है जनरली, ठीक है, पापा से पैसे निकलवा कर बच्चे को बंटवा देती है, ठीक है। ये बस ऐसा समझिएगा कि वित्त आयोग जो है ना, ये मम्मी है पंचायत, पूरे पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही पैसा देने का पूरा काम करती है। इसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो आपके पैसे खाली हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसीलिए वित्त आयोग को ना मम्मी ही कहा जाता है एक तरीके से इनके लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अन्य कार्यों में देखिएगा राज्य व पंचायतों के मध्य कर व वित्त का बंटवारा, ठीक है। तो राज्य और उनके मध्य क्या हो रहा है? कर और वित्त का बंटवारा किया जाता है, ठीक है, करों का आवंटन किया जाता है, ठीक है। और अंतिम कार्य याद रखिएगा राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्यपाल द्वारा जो निर्देशित कार्य होंगे ये भी वित्त आयोग करता है, ठीक है। याद रखिएगा जब भी वित्त आयोग ये काम करेगा या कोई प्रकार का कार्य करेगा और उससे उनको दिखेगा कि पंचायत कोई गड़बड़ कर रहा है या राज्य कोई गड़बड़ कर रहा है, तो धीरे से वो पूरा का पूरा लेखा जोखा बनाएंगे और राज्यपाल को चुपके से पकड़ा देंगे, ठीक है। ये चीज़ें भी की जाती है वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इसमें? वित्त आयोग से याद रखिएगा, वित्त आयोग से अभी आगे जब पढ़ेंगे हम लोग वित्त आयोग को डिटेल में पढ़ेंगे, वित्त आयोग को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, अभी कौन है वर्तमान में, ये सारा चीज आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उनके कार्य, उनकी संरचना को समझिए, उनका कार्यकाल समझिए और गठन कहाँ से होता है ये समझिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 243 जे, ठीक है। और इसमें क्या आता है? लेखा परीक्षण, ठीक है। याद रखिएगा पंचायतों का लेखा परीक्षण, बस एक लाइन में आपको याद रखना है, पंचायतों का लेखा परीक्षण। जब आप छोटे थे, मार्केट जाते थे, आपको पैसा दिया जाता था सामान लाने के लिए, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपसे थोड़ा सा पूछताछ भी की जाती थी कि क्या वस्तु कितने का, ठीक है, मतलब जो भी दिया गया है वो कितने का होगा। उसके बाद ये भी तय किया जाता था कि कितना पैसा बचा है, ठीक है। यही है समझिए लेखा जोखा का परीक्षण, ठीक है। अभी आपको पैसा दिया गया, इससे पहले वाले केस में, ठीक है, वित्त आयोग आया, आपको मम्मी ने पैसा दिलवाया और उसके बाद ये तय कर लीजिए कि जब पैसा दिलवाया गया तो उसके बाद अब आप जब मार्केट से वापस आए तो आपके पास कितना पैसा बचा, क्या आप बेवकूफ़ बने, क्या आप नहीं बने, या फिर आपने पैसा बचाया तो कितना ज़्यादा होशियार वाला काम किया, ये सब तय करेगा यहाँ पर पंचायतों का लेखा परीक्षण, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही है लेखा परीक्षण जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका लेखा परीक्षण इन द सेंस याद रखिएगा ऑडिटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना लेखा संपरीक्षक जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर किया क्या जाता है, तो पंचायतों का 5 साल में, ठीक है, जनरली जो है पूरा का पूरा जो कार्य का ब्यौरा होता है, ठीक है, कार्यों का तथा वित्त का समीक्षा करना, ठीक है। इनका कार्य क्या है? पंचायतों के पूरे कार्यों को और उनके वित्त का क्या करते हैं, ये समीक्षा करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें कैग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कैग, ठीक है, ग्राम पंचायत का कैग, याद रखिएगा। तो यह कौन करता है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा याद रखिएगा, ग्राम सभा बैठकर पहले क्या करेगा, सिस्टम को चेक करेगा पूरी तरीके से कि कितना पैसा आया हुआ था और कितना पैसा गबन हुआ है, ठीक है, या गया है, ठीक है। और याद रखिएगा इसी को कहा जाता है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है इसके बारे में, कैग के बारे में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर या कंट्रोलर, याद रखिएगा। बेसिकली क्या होता है कंट्रोलर, क्या होता है कि निरीक्षण करना, आपके कार्यों का निरीक्षण करना, ये पूरी तरीके से। लेकिन याद रखिएगा ये कहां पर होता है? ग्राम पंचायत के स्तर पर होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर याद रखिएगा। और बाकी ऑडिटर का जो काम होगा, याद रखिएगा, ठीक है, जो ऑडिटर का काम होगा उसमें हमेशा क्या है, व्यक्ति को भेजा जाता है,
ठीक है। एक सरकारी व्यक्ति जो होता है दूसरे क्षेत्र का, वहां पर आकर क्या करेगा, समीक्षा करेगा, कार्यों की समीक्षा और वित्त का समीक्षा करेगा, ठीक है। लेकिन ग्राम सभा ही पहले क्या कर देता है, ग्राम पंचायत का पूरा लेखा जोखा का परीक्षण कर लेता है, ठीक है। तो कंट्रोलर, ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर ऑफ जनरल, याद रखिएगा ये केक जो है ना इंडिया के बेस पे अलग होता है। जब इंडिया का बोलेंगे तो हम इसमें इंडिया जोड़ लेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है। तो इस केक के अंतर्गत याद रखिएगा कि केक का मुख्य कार्य होता है किसी भी पंचायतों का लेखा जोखा का परीक्षण करना, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि इस पंचायत ने अपने इन 5 सालों में क्या क्या काम किया है, 1 सालों में कितना काम किया है, और हर वर्ष जो है काम का जो पूरा का पूरा ब्यौरा है वो कैसे कर रहा है, ठीक है। इसी के तहत याद रखिएगा सभी जो पदाधिकारी होते हैं उनका सिस्टम भी तय किया जाता है कि वो अपना बेहतर काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 ही चीजें आपको शामिल करना है, पंचायतों का लेखा परीक्षण, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले पंचायतों का लेखा परीक्षण जो होता है वो कहाँ, ग्राम सभा में होता है, याद रखिएगा। दूसरा, इसे क्या कहा जाता है, कैग कहा जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिएगा पंचायतों का निर्वाचन, इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है। इसमें केवल इतना ही याद रखना है, ठीक है, पंचायतों का लेखा परीक्षण में। तो नेक्स्ट देखिएगा अंतिम बिंदु, ठीक है। इसके बाद फिर कल आगे टॉपिक को देखेंगे, अनुच्छेद 243 के, ठीक है। तो याद रखिएगा 243 के में आता है पंचायतों का निर्वाचन, ठीक है। पंचायतों का निर्वाचन, ठीक है। चलिए कल के लिए इसे सेव करते हैं, कल जो है हम अनुच्छेद खत्म करेंगे, ठीक है, टाइम को देखते हुए, ठीक है। तो पंचायतों का निर्वाचन जो है कल टॉपिक को कवर करेंगे, पंचायतों के निर्वाचन को, और उसके बाद जो है कल हमारा अनुच्छेद वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आगे जो है हम धाराएं पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में और भी मुख्य बिंदु हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है आप बेहतर तरीके से पढ़ कर रखिएगा, अब इससे कथन और कारक से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे प्रॉपर आपको पता होना चाहिए आपने, इसलिए मैं हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए तैयार हूँ कि आपको जो भी डाउट हो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इवन मैंने ये भी कहा हुआ है कि किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन का तरीका और वैल्यू थोड़े से व्यापम और पीएससी लेवल पे होनी चाहिए, थोड़े से चीज़ें को उस वैल्यू को लेकर चलिएगा, ठीक है। चलिए